बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे उनकी डिवीजन क्या है। डिवीजन का यहाँ पे मतलब ये है कि उनकी टाइप्स क्या हैं और जियोग्राफिकल पोजीशन या लोकेशन क्या है कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम लैंड इकोसिस्टम इस अर्थ के ऊपर कहाँ पे मौजूद हैं और उनमें किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट या एनिमल उनमें किस टाइप के हैं। सबसे पहला मरहला तो ये है कि जियोग्राफिकल पोजीशन को समझने के लिए हमें पहले अर्थ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस अर्थ को हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस की मदद से मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। अगर हम इस एंड को नॉर्थ पोल कंसीडर कर लें अर्थ का और इस एंड को साउथ पोल कंसीडर कर लें, इधर फिर ईस्ट है और इस साइड पे वेस्ट है। तो अब इस अर्थ में हॉरिजेंटली एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है हॉरिजेंटल पोजीशन पे, इसे इक्वेटर कहा जाता है। इट इज़ इक्वेटर और इसे 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है। अब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ये इस तरह की हॉरिजेंटल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर, इधर भी और टूवर्ड साउथ भी। इन हॉरिजेंटल लाइंस को नाम दिया जाता है लैटिट्यूड या इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। दीज आर नोन एज पैरेलल्स। अब दरअसल ये इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर, और फिर इन लाइंस को नॉर्थ की तरफ हम मेंशन कर लेते हैं कि ये 10 डिग्री का डिस्टेंस है, ये फिर 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है एंड सो ऑन। इसी तरह साउथ की तरफ भी हम इसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 एंड सो ऑन डिग्री से मेंशन करते हैं। सपोज़ मैं अगर ये कहता हूँ कि कोई कंट्री है वो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ मौजूद है तो उसकी पोजीशन ये बनेगी, और अगर मैं ये कहता हूँ कि वो इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ है तो उस कंट्री की पोजीशन ये बनेगी। तो ये है लैटिट्यूड। क्या हम लैटिट्यूड को ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, चाहे वो नॉर्थ की तरफ है चाहे फिर वो साउथ की तरफ है, और ये लाइंस हमेशा हॉरिजेंटल पैटर्न पे मैप के ऊपर हम शो करते हैं। इसके बरक्स अर्थ के सेंटर से वर्टिकल भी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हम गुजारते हैं। इस लाइन को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन, दैट इज प्राइम मेरिडियन। अब इसके साथ वर्टिकली हम और भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये दिस वन, ये वाली लाइंस, और ये लाइंस इस तरह से हम ड्रॉ करें, और ये जो रेड कलर की मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स, और ये दरअसल वर्टिकल लाइंस हैं, और ये असल में प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे आप समझें ईस्ट है और इस साइड पे वेस्ट है। तो हम
किसी इलाके की ईस्ट और वेस्ट पोजीशन मेंशन करने के लिए हम इन लॉन्गिट्यूड लाइंस की मदद लेते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई इलाका 10 डिग्री नॉर्थ पे है और 10 डिग्री ही वो वेस्ट पे है, तो नॉर्थ की पोजीशन का फ़ैसला होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से 10 डिग्री ये, और वेस्ट की तरफ है तो ये जगह बनेगी ये वाली। तो अब इसी तरह हम लैटिट्यूड यानी पैरेलल और लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन लाइन की मदद से किसी भी इलाके की किसी भी इकोसिस्टम की पोजीशन हम मैप के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। अब इसी मैप की बेस पे हम ये बताते हैं कि दुनिया में जो लैंड इकोसिस्टम हैं वो बेसिकली कौन से हैं। वो हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और फिर हैं ग्रासलैंड, घास के वसी और इस मैदान हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और फिर डेजर्ट इकोसिस्टम है, और इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे बर्फ़ानी इकोसिस्टम है जिसको हम टंड्रा इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और ये सारे इकोसिस्टम जो हैं आप इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आने वाले एक मैप में देख सकते हैं। इसमें लैटिट्यूड शो किए गए हैं और मैप के नीचे जो मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे हैं जैसे ग्रीन है, पिंक है, येलो है, तो इसको मैप के साथ मैच करें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैप में येलो कलर डेजर्ट्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं डेजर्ट दुनिया में कहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम इक्वेटर से 30 या 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी हमें डेजर्ट इकोसिस्टम मिलेगा, या फिर हम 30 या अराउंड अबाउट 60 डिग्री साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी हमें ये डेजर्ट इकोसिस्टम मिलेंगे। इसी तरह कलर के हिसाब से आप मैच कर लें तो ये जितने भी इकोसिस्टम आपको मिलेंगे उनकी पोजीशन हम मैप पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैप के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है चैपरॉल। ये कौन सा इकोसिस्टम है? बाकी नामों में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और फिर डेजर्ट हैं, तो इन नामों से आप पहले थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं। मज़ीद डिटेल इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चैपरॉल है या शेप्रॉल है, ये एक्चुअली श्रब प्लांट जो हैं उनके फॉरेस्ट होते हैं, और स्पेशली ये कोस्टल एरिया पे होते हैं। साहिल समुंदर पे ये झाड़ी नुमा पौधों के जो जंगलात होते हैं उनको शेप्रॉल या चैपरॉल का नाम दिया जाता है। अब इसी तरह पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इकोसिस्टम है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लैंड इकोसिस्टम हैं वो कौन से हैं। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पे एक चार्ट नज़र आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी पाकिस्तान में है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी हैं और टंड्रा इकोसिस्टम भी हैं। और चार्ट के कॉलम में आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं कि पाकिस्तान के किन इलाका जात में मौजूद हैं। अब हम इन सब की डिटेल पढ़ेंगे और इस सिलसिला में हम पहला इकोसिस्टम आज डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टेम्परेट deciduous फॉरेस्ट। पहले तो ये जंगलात हैं और इनका नाम टेम्परेट क्यों रखा है, इनकी लोकेशन है। दोबारा आप देख सकते हैं कि हम अर्थ का अगर मैप देखें तो ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। ये तो ये जो पोल्स पे रीजन्स होते हैं ये है पोलर रीजन, ये वाले, और ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर और पोल्स के दरमियान में कहीं पे
ये इन इलाकों में कहीं पे ये फॉरेस्ट होते हैं जिनको मैंने रेड कलर में शो किया है, यानी ना ही ये इक्वेटर पे हैं ना ही ये पोल्स पे हैं, दोनों के इंटरमीडिएट रीजन में ये मौजूद हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट रीजन है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं जी, टेम्परेट। तो फिर ये दुनिया के वो फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटर और पोल्स के दरमियानी किसी इलाके में मौजूद होते हैं, और इनको डेसिडियस क्यों कहा जाता है? डेसिडियस कहने का इनका पीछे लॉजिक ये है कि जब कभी ड्राई सीज़न आता है, विंटर सीज़न, तो उसमें इसको ड्राई सीज़न भी कहते हैं क्योंकि बारिशें कम होती हैं। तो इन मौसम में इनको वाटर कम अवेलेबल होता है, तो बारिश कम हो रही होती है, तो वाटर एवेपोरेशन भी हो रही होती है। तो ये पानी की कमी से बचने के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इनके लीव्स झड़ जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। तो जो दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, उनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, प्लांट्स कहा जाता है। वैसे तो टेम्परेट रीजन कोई भी हो, जिसको आप पाकिस्तान स्टडी में या सोशल स्टडीज़ में अमूमन इसको मोतदल आबो हवा वाले इलाके जानते हैं, टेम्परेट। तो यहाँ पे दो बड़े वाज़ेह किस्म के मौसम देखने को मिलते हैं। समर सीज़न भी आता है, यहाँ पे समर वेदर भी आता है। उसकी वजह ये है कि इसको हम वेट सीज़न भी कहते हैं कि समर के दौरान ही फिर वो बरसात का मौसम आता है, मानसून। और जो विंटर सीज़न होता है उसको हम ड्राई सीज़न भी कहते हैं, और इसी में वो मौसम ख़ज़ां भी आता है जिसको ऑटम सीज़न आप कहते हैं। तो फिर उसमें ये दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं। अब ये पाकिस्तान के अलावा ये जंगलात दुनिया में भी मौजूद हैं। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी टेम्परेट रीजन पाकिस्तान के अलावा भी हैं। तो ये वर्ल्ड में आपको कहाँ पे मिलेंगे? पूरे वर्ल्ड में आपको ये चाइना में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी मिलेंगे। और अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये आपको शुमाली इलाका जात जो हैं हमारे, वहाँ पे भी हमें मिल सकते हैं, शोगरान। और उसके अलावा ज़ात जम्मू कश्मीर में ये आपको ज़ात कश्मीर में भी मिल सकते हैं। तो ये इनकी पोजीशन है, दुनिया में इनकी लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बारिश कितनी होती है। ये जंगलात जिन इलाकों में भी मौजूद हैं वहाँ पे सालाना बारिश कितनी होती है? तो इनमें एवरेज रेनफॉल जो होती है वो है तकरीबन 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर। अब इसका क्या मतलब है कि 750 या 1500 मिलीमीटर बारिश का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि हमें ये बारिश का जो मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है, ये कभी मिलीमीटर में मेंशन की होती है और कभी ये इंचेस में भी मेंशन होती है। तो कन्वर्जन ज़रा समझ लीजिएगा। अगर आप इंचेस में मेजर करें तो 1 इंच जो होता है ये बराबर होता है तकरीबन 25.4 मिलीमीटर के। और अगर 1 मिलीमीटर की हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू 0.039 इंचेस। तो ये तो इंटर कन्वर्जन की बात होगी। तो अगर हम देखें कि ये मेजर कैसे किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है, तो इसके लिए जो महकमा मौसमियात वाले लोग हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे रेन गेज कहा जाता है। गेज का मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट करने वाला। तो ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल इसकी फॉर्म क्या है कि ये एक बॉटल लाइक, ट्यूब लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसको किसी भी इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और इसके ऊपर फिर रीडिंग बनी होती है मिलीमीटर्स में। तो देखा जाता है जब बारिश होती है तो इसके अंदर किस तरह पानी भरता है। तो सारा दिन भी बारिश होती रही लेकिन इसमें पानी कम भरा है तो अंदाज़ा लगा लें, फिर देखा जाता है कितने मिलीमीटर तक ये है पानी ने डिस्टेंस इसके अंदर फुल हुआ है। उस हिसाब से कहा जाता है जी बारिश कम हुई है। अगर ये ज़्यादा फिलिंग होगी तो कहा जाता है बारिश ज़्यादा हुई है। तो फिर अब एवरेज कैसे निकाली जाती है? फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी किसी इलाके में 4 महीने आपने मुसलसल स्टडी किया तो उसमें आपने फर्स्ट मंथ में कहा जी 16 इंच बारिश हुई है। फिर आपने कहा जी सेकंड मंथ में 20-16 इंच बारिश हुई।
और फिर आपने कहा नेक्स्ट मंथ में 8 इंच बारिश हुई, तो अब इनका पहले एवरेज निकालते हैं, ये बनता है 40 इंच। अब 3 महीनों की स्टडी थी, अब 40 को 3 के साथ आप डिवाइड कर दें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी आपका आंसर आएगा वो एवरेज रेनफॉल होगा जी। तो ये तो खैर जनरल नॉलेज की बात थी। अब इन इलाकों में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेट रीजन जिसको आप कह रहे हैं, इसमें एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। पहली बात ही जिस कंट्री की भी बात हो रही है उसमें जितने भी शहर हैं उनका एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है। 12 सर्दियों में इन फॉरेस्ट में टेम्परेचर आपको मिलेगा 4 सेंटीग्रेड, यानी अच्छी खासी सर्दी है, और गर्मियों में ये आपको मिलेगा 30 सेल्सियस। ये एवरेज है, अदरवाइज़ ये टेम्परेचर 45 तक भी हो सकता है किसी शहर में, लेकिन ओवरऑल आपने बात करनी है कि जितने भी टेम्परेट रीजन्स मौजूद हैं दुनिया में उनका एवरेज गर्मियों में टेम्परेचर क्या होगा, 30 सेल्सियस इनका टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं कि इन फॉरेस्ट के अंदर अगर हम जाएं तो किन प्लांट से हमारी मुलाकात होगी या वहाँ पे एनिमल कौन से होंगे। तो चलें जी, इन जंगलात की आपको सैर करवाते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर आपको सैर करवाएं तो वहाँ पे हमें प्लांट कौन से मिलेंगे। पहले अगर हम बात कर लें कि प्लांट्स की टाइप, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, बहुत स्मॉल हाइट के ये प्लांट होंगे ब्रायोफाइट्स, और हम जानते हैं कि इनको नॉन वास्कुलर प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। तो अब ब्रायोफाइट में से भी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, लीवरवर्ट्स, मार्केंशिया वगैरह, लीवरवर्ट्स। इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे मॉसेस। अब ये मॉसेस हैं और इनके साथ लाइकन्स भी मिक्स होते हैं, और इन्हीं के ऊपर या करीब पत्ते जड़े होते हैं, वो यहाँ पे गिरे होते हैं। इन झड़े हुए पत्तों को, गिरे हुई टहनियों को, लीफ को आप मजमूई तौर पे आप क्या कहते हैं, लीफ लिटर। तो इन जंगलात में आप दाखिल होंगे तो ये इन जंगलात की ज़मीन है। यहाँ पे आपको ये मार्केंशिया वगैरह मिलेंगे जिनको आप लीवरवर्ट्स कहते हैं, और यहाँ पे आपको ये मॉसेस प्लांट्स भी आपको मिलेंगे। दीज आर द ब्रायोफाइट्स, दीज आर द मॉसेस ये। और यहाँ पे दरख्तों के जड़े हुए पत्ते भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे ही आपको जो है वो लाइकन्स भी मिलेंगे। दीज आर द लाइकन्स। अब ये सब को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं अमूमन लिटर लेयर या फील्ड लेयर भी इसको आप कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बगैर लकड़ी के प्लांट होंगे, ग्रासेस वगैरह होंगी जिनको आप हर्ब्स कहते हैं। फिर छोटी हाइट के वुडी प्लांट भी हो सकते हैं जिनको हम श्रब्स का नाम देते हैं। और इन्हीं जंगलात के अंदर फिर आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट भी मिलेंगे, और साथ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म्स भी आपको मिलेंगे। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म यानी फ्लावरलेस प्लांट कौन से हैं, सीड ज़रूर है लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन से हैं, तो यानी कोनीफर प्लांट यहाँ पे कौन से हैं। तो कोनीफर प्लांट में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, जो डोमिनेंट मिलेंगे, उनमें से एक है जी टेक्सास बकेटा, दिस इज़ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इनके ऊपर कोन्स होती हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पे ही आपको मिलेगा पाइनस वेलिचियाना, और इस पाइनस वेलिचियाना को हम आम ज़बान में उर्दू में केल की लकड़ी कहते हैं या केल का पौधा कहते हैं, और इसकी लकड़ी जो है वो फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पे आपको कौन से प्लांट मिलेंगे, हर्ब्स और श्रब के अलावा यहाँ पे बाकी जो हायर एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वो आपको यहाँ पे एक बड़ा डोमिनेंट प्लांट है, दैट इज़ बर्बेरिस लाइसियम। इसके मुख्तलिफ कॉमन नेम है, मतलब इसको इश्कीन भी कहा जाता है, दैट इज़
इश्कीन उर्दू में इसको कहा जाता है, या फिर इसको अज़ा कश्मीर में या उर्दू ज़बान में इसको दार हल्दी भी कहा जाता है, इसको इवन के संबलू भी कहा जाता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसमें से बहुत सारे केमिकल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करके उसको एज ड्रग यूज़ किया जाता है, ख़ासतौर पे बॉडी में से फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए और एजिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, और बोन फ्रैक्चर हो जाए, बॉडी में कोई पेन्स हों, उसको रिड्यूस करने के लिए इन प्लांट के लीव्स को डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर इनके अंदर से केमिकल कंपाउंड निकाल के उनको एज मेडिसिन एज ड्रग भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे प्लांट के साथ साथ हम बात करते हैं कि जंगलात में अगर हम जाएंगे तो जनाब वहाँ पे किन एनिमल से हमारी मुलाकात होगी, यहाँ पे एनिमल कौन से होंगे। तो यहाँ पे पहले अगर हम हर्बीवोर्स की बात कर लें इन जंगलात में, तो इन जंगलात में जो सबसे बड़े साइज़ का हर्बीवोर हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, और उसका नाम है दैट इज़ वाइट टेल्ड डियर। हिरन है और इसकी दुम वाइट होती है, वाइट टेल्ड डियर, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये यहाँ का लार्जेस्ट हर्बीवोर है। बाकी हर्बीवोर भी होंगे लेकिन इसके निस्बत कम साइज़ के होंगे, छोटे साइज़ के होंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बर्ड्स में से बात करें तो बड़ा खूबसूरत परिंदा यहाँ पे चिड़िया की तरह का एक परिंदा आपको मिलेगा, दैट इज़ ब्लू जे। ब्लू जे ये एक बर्ड है जो इन जंगलात में आपको चहचहाता हुआ मिलेगा, चिरपिंग करता हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मंकी भी आपको मिलेगा, यस। और वो मंकी कॉमन मंकी है जिसको हम आम ज़बान में रेसस मंकी कहते हैं, ब्राउन कलर का मंकी होता है ये। और इस मंकी का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नोन एज मकैका, मैकैका मुलेटो, मकैका मुलेटो। ये कॉमन मंकी या रेंसस मंकी है जो इन जंगलात में दरख्तों पे उछल कूद करता आपको मिलेगा, ब्राउन कलर का ये मंकी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक बियर, काला रीछ भी इन जंगलात के अंदर आपको मिलेगा, ब्लैक बियर। और ब्लैक बियर का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ सोलिनो एक्टस टिबिटेनस। ये ब्लैक बियर है। और यहाँ पे कार्निवोर में से, प्रीडेटर में से आपको मिलेगी लिपर्ड कैट। इसको अमूमन वाइल्ड कैट या इसको जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम है फिलस बेंगोलियंसिस, फिलस बेंगोलियंसिस। इसको जंगली बिल्ली का नाम से भी, वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। अब यकीनन यहाँ पे झड़े हुए पत्ते होते हैं। अब उस झड़े हुए पत्तों को जो ज़मीन पे गिरे हुए हैं हम क्या नाम दे रहे हैं, लीफ लिटर। अब इनको डीकम्पोज भी तो करना होगा किसी ने। अब इनको डीकम्पोज करने के लिए इन जंगलात की मिट्टी में यकीनन डीकम्पोज़र भी मौजूद हैं। और यकीनन डीकम्पोज़र कौन से हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। अब जब ये डीकम्पोज हो जाते हैं लीफ लिटर, तो इससे वो जो ऑर्गेनिक डेब्रस या वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज डेट्राइटस। और यकीनन इस डेट्राइटस को खाने के लिए यहाँ पे डेट्राइटी वोर्स भी होने चाहिए। और वो डेट्राइटरी वोर में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, अर्थवर्म है, दैट इज़ अर्थवर्म। अब ये सारी जी प्लांट और एनिमल लाइफ थी कि इन जंगलात में आप जाएं तो यहाँ पे किस टाइप के आपको प्लांट मिलेंगे और किस टाइप के यहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन जंगलात की मिट्टी कैसी होती है, वहाँ पे जाके इन फॉरेस्ट में आप इनकी सॉइल को हाथ में पकड़ के देखें तो आपको सॉइल का जो कलर नज़र आएगा वो होगा ग्रेश ब्राउन, थोड़ी ब्राउनिश कलर की सॉइल होगी। और याद रखिएगा ये सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। अब ये फर्टाइल किस वजह से है, अभी हमने जिक्र किया कि इन जंगलात की ज़मीन के ऊपर पत्ते झड़कर गिरते रहते हैं, बैक्टीरिया फंजाई इनको डिकम्पोज करते रहते हैं। इसका मतलब सॉइल के अंदर
ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से इनकी ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा है। और इवन कि इनके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत भी बहुत अच्छी है, पानी इनके अंदर अब्ज़ॉर्ब होता है, इनके अंदर नमी भी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है पानी जज़ब करने की, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रखेज़ी अच्छी है। और यहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट की भी बात हम लाजमी करेंगे कि इन जंगलात पे इंसानों ने क्या बुरा असर डाला है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इस इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम में क्या बैड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। तो चूँकि यहाँ पे जो दरख्त थे उनकी लकड़ी मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ ल्यूम्बर। इसको हम इस लकड़ी को जब हम दरख्त को काट देते हैं तो फिर वो वुड नहीं कहलाता, फिर उसको अमूमन हम ल्यूम्बर का नाम देते हैं, उस कटी हुई लकड़ी इसको कहते हैं। अब ज़ाहिर है इसको टिम्बर यानी इमारतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इमारती लकड़ी या स्ट्रक्चर वुड भी कह सकते हैं। और कई लोग फिर इसको जलाते भी हैं और जलाकर इसमें से एनर्जी हासिल करते हैं, इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इन जंगलात में से दरख्त कम होते जा रहे हैं क्योंकि इंसानों ने ये दरख्त काट कर लकड़ी को इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया या फिर इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो ज़ाहिर है जब जंगलात में से दरख्त कम होते जाएंगे तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी मुतासर होंगे, उनकी स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड होंगी। और वैसे भी यहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक ज़माना था यहाँ पे ब्लैक बियर, डियर, वुल्व्स और जंगली बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन फिर वो इंसानी शिकार का जो है उनको सामना करना पड़ा। ओवर हंटिंग की वजह से ये स्पीशीज़ यहाँ पे नापैद होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और मैंने अभी जिक्र किया कि इनकी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, तो जनाब इनकी ज़रखेज़ी ही इनकी दुश्मन बन गई कि इंसानों ने क्या किया, यहाँ पे दरख्त काट कर यहाँ पे हल चलाकर ज़मीन नरम करके इधर अपनी फसलें काश्त करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि यहाँ पे फसलें काश्त करने के लिए इसमें फ़र्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरली फ़र्टाइल सॉइल है। तो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए इस इकोसिस्टम को तबाह करना शुरू कर दिया है और दुनिया में से ये फॉरेस्ट बड़ी हद तक अब ख़त्म होते चले गए हैं। दैट वाज अबाउट डेसिडुअस टेम्परेट फॉरेस्ट।